अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना। वेलकम। हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। खंड से आशीष जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उचित है या नहीं? अभी कोरोना के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्या यह हमारी नकारात्मक सोच को दर्शाता है या हम इसे विषम परिस्थिति के समय आर्थिक सुरक्षा हेतु निवेश मान सकते हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की नीतियों का ये एक प्रकार का लाभ है और इसे नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। ये अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक संकट से बचने के लिए किया गया एक निवेश है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगत आकस्मिक विपत्तियों के निवारण में समर्थ नहीं होता, खासकर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए यदि कोई बीमा का लाभ मिलता है तो वह उस चिंता से मुक्त हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे काम में आए। ये एक प्रकार का निवेश है और बीमा कंपनियां आप ही लोगों के निवेश से उन लोगों को लाभ पहुंचा देती है जिनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है। मैं सभी लोगों को एक सलाह जरूर दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लो तो ये मत सोचो कि मैं बीमार पड़ूं तो काम आए। आप जब भी पॉलिसी लो तो ये सोचकर उसमें पैसा लगाओ कि मुझे इसका कभी लाभ ही ना लेना पड़े, मुझे इसका कभी कोई लाभ ही ना लेना पड़े, लोग इसका लाभ उठाए, लोगों के काम में आए, जो विपत्ति में फंसे उसका लाभ मिले। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां आपसे बहुत थोड़ा लेती है, लेकिन बहुतों से थोड़ा थोड़ा लेती है तो किसी को कुछ विशेष देती है। तो ये पॉलिसी लेना लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यदि आप करते हैं तो ये आपका एक उदार भाव प्रकट होगा और आप अपने स्वार्थ को केंद्र बना करके रखते हो तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा हल्के स्तर की बात मानी जाएगी।
फिर भी उसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। अपने सारी आर्थिक निर्भरता के लिए या आर्थिक कोई ऐसी विषम परिस्थिति आने पर आर्थिक संकट से बचने के उद्देश्य से किया गया निवेश। नमस्कार मित्रांनो, मी आज आपणाशी एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करणार आहे, रिटायरमेंट प्लॅनिंग. मित्रांनो, रिटायरमेंट प्लॅनिंग खूप महत्त्वाचे आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये एखादा व्यक्ती साधारण 60व्या वर्षी रिटायर होतो असं आपण जर धरलं तर त्याची पत्नी ही त्याच्यापेक्षा 5 वर्षांनी लहान आहे आणि भारतीय उपखंडामध्ये स्त्रियांचं जीवनमान हे पुरुषांपेक्षा 5 ते 7 वर्षांनी जास्त आहे. म्हणजेच काय की त्या व्यक्तीला त्याच्या रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग त्याच्या पत्नीसहित 35 वर्षाचं रिटायरमेंट नंतर केलं पाहिजे. आणि जर हे करायचं असेल तर त्या पद्धतीने आपण सुरुवात लवकर केली पाहिजे. आता ह्यामध्ये एक गमतीशीर गोष्ट लक्षात घ्या की ज्यावेळी तुमचं वय 75 झालेलं असेल त्यावेळी तुमच्या मुलाचं वय सुद्धा 50 झालेलं असेल आणि त्याच्या 50व्या वर्षी त्याच्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च, त्याच्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च, त्याच्या रिटायरमेंटचं स्वतःचं प्लॅनिंग, ह्या गोष्टी समोर आलेल्या असतील. अशा वेळी आपल्या रिटायरमेंट नंतरच्या आयुष्याचा आर्थिक भार आपण आपल्या मुलांवर टाकणं कितपत योग्य आहे? मग अशा वेळी आपण काय केलं पाहिजे? तर आपण आपली तयारी अगोदरच करून ठेवली पाहिजे. मग ही तयारी जितक्या लवकर तुम्ही चालू करचाल तितकं तुम्हाला ती रक्कम खूपच कमी लागेल की जी तुम्हाला रिटायरमेंट नंतर उपयोगी पडेल. साधारण ही रक्कम किती लागेल? तर ह्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला मदत करायला नक्की तयार आहोत. तुमच्या आजच्या जीवन पद्धतीनुसार किंवा तुमची जी जीवनशैली आजची आहे, किती तुमचा आत्ता महिन्याचा खर्च आहे, तर तो त्यावेळी किती असेल महागाई दरानुसार, ह्याचा आम्ही प्लॅनिंग आपल्याला करून देऊ शकतो. यामध्ये आपणाला कुठली हेल्प लागली तर आम्ही सदैव आपणासोबत आहोत. तर मग वाट कशाची बघताय? करा तयारी. थँक्यू. वेलकम मित्रांनो, आपण बरोबर 7:05 झालेले आहेत आणि आपण चालू करतो आहोत ॲज कमिटेड मधुमेहाच्या जगतात. तसा विषय अवघड काही जणांना वाटू शकतो, पण हा खूप सोपा विषय आहे आणि तो एकदम छान पद्धतीने तुम्हाला समजेल याची मी तुम्हाला खात्री देतो. धन्वंतरीला नमन करून मी याची सुरुवात करतोय. धन्वंतरी ही मेडिकल सायन्सची देवता म्हणली जाते आणि तिचा आशीर्वाद आम्ही सगळे डॉक्टर लोक नेहमी घेत असतो.
आणि तिच्या आशीर्वादानेच मी हे सुरू करतोय. सर्वात पहिल्यांदा मी तुम्हाला थँक्यू म्हणतो. तुम्ही सोमवार, गडबडीचा दिवस आणि तरी सुद्धा संध्याकाळी 35च्या संख्येने एका वेगळ्या विषयावर तुमच्या हेल्थ विषयी ऐकायला आलेला आहात आणि तुम्हाला ते ऐकायची इच्छा निर्माण होतीये. म्हणजे तुम्ही तुमच्या हेल्थसाठी बरीच पावलं पुढे टाकलेली आहेत. त्यातलं हे एक अजून पाऊल वाढलं असा त्याचा अर्थ होतो. माझे आई वडील, त्यांच्या सपोर्ट शिवाय मला हे करणं शक्य झालं नसतं. त्यामुळं त्यांचेही आभार. मित्रांनो, 5 मिनिटामध्ये 100% बिनचूक वैद्यकीय भविष्य वर्तवणारं यंत्र किंवा तंत्र अस्तित्वात नाही. त्यामुळं फक्त अनुभवाच्या जोरावर आणि तर्क वापरून आम्ही उपाययोजना सांगत असतो. त्यामुळं डॉक्टरांनाही काही मर्यादा आहेत आणि त्या मर्यादा तुम्ही समजून घ्या. त्यामुळं डॉक्टर हा सदा सर्व काळ अचूक असू शकत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांना देवही समजू नका आणि गुन्हेगारही समजू नका. हे स्वामी विवेकानंदांचं वाक्य आहे आणि हे मी मुद्दामून तुम्हाला आता सांगत आहे. काही जण इथले मराठी आणि हिंदी आहेत असं मला चॅट वरनं दिसतंय. तर मला आपको आवाज आ रही है मेरी सब अच्छी तरह से? आप मुझे चैट बॉक्स में बातें करेंगे तो इंटरैक्टिव भी होगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको मालूम हो रहा है. यस, प्रशांत जी बात कर रहे हैं. यस, प्रयुष जी बोल रहे हैं. यस. आपको आप कहाँ से हो ये अगर आप बताएंगे तो मुझे आसान जाएगा कि मैं मराठी में बोलूं या हिंदी में बोलूं. तो आप आपका लोकेशन प्लीज शेयर कीजिएगा. धनेश जी बात कर रहे हैं नासिक से. कमल जी बोल रहे हैं मुंबई से. सचिन जी बोल रहे हैं पूना से. अक्षय जी बोल रहे हैं वालचंद नगर से. हेमंत जी बोल रहे हैं गुजरात गांधवी. अमोल जी कुर्डवाड़ी. पनवेल परेश जी. ऋषभ जी यस बोल रहे हैं. अभय शाह बारामती जी से बात कर रहे हैं. मेघा जी पूना से. आदित्य जी पंढरपुर से. सुनील कुमार जी पूना से. प्रशांत जी कुर्डवाड़ी से. मुझे लगता है बहुत से लोग बाहर से भी है और महाराष्ट्र में से लोगों को हिंदी का कोई दिक्कत नहीं है. सुमन जी है हैदराबाद से. तो मुझे लगता है मैं हिंदी में ही बात करूंगा तो सबको हम अच्छी तरह से न्याय दे पाएंगे. हम लोग जगलर है. हर एक व्यक्ति जगलर है. वो हर रोज दुनिया में 5 बॉल उड़ाता है और वो 5 बॉल कौन से है? तो फैमिली, हेल्थ, वर्क, सोशल लाइफ और फ्रेंड्स. दोस्तों, हमारे 8 घंटे नींद के पूरे होने के बाद हमारे पास सिर्फ 16 घंटे है और वो 16 घंटों में से हमें ये सबको समान बांटना चाहिए. ऐसे हिसाब से अगर हम चले तो हेल्थ को हमें 3.5 घंटे, वर्क को 3.5 घंटे, सोशल लाइफ को 3.5 घंटे, फैमिली को 3.5 घंटे और फ्रेंड्स को 3.5 घंटे देने चाहिए. मगर वैसा होता नहीं. हम वर्क को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और वो रबर का है, वो बाउंस बैक होके आ सकता है मगर हम उसको कांच का मान के चलते हैं और बाकी सबको रबर का मान के चलते हैं. यहाँ पे मैं आपको हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं हेल्थ के बारे में एक उदाहरण देता हूँ. अगर हमें हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक की गोली हमें जिंदगी भर लेनी पड़ती है. इसका मतलब क्या है कि ये कांच का बॉल है, ये बाउंस बैक होके नहीं आएगा. हमने वर्क बंद कर दिया तो हम वापस वर्क चालू कर सकते हैं 6 महीने, साल बार बाद. मगर हेल्थ के बारे में हमें कुछ भी बीमारी आ गई तो वो हमारे शरीर पे दाग ही हो जाता है, वो कभी बदलता नहीं है. तो इस बारे में हमें सोचना जरूरी चाहिए. मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. एक राजा था. राजा शिकार के लिए उसके
सेनापति के साथ और 2-4 चुनिंदा सैनिकों के साथ जंगल में चला गया। आगे जाते जाते उसको एक हरिन दिखा तो वो हरिन के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा और थोड़ी देर में उसके ध्यान में ये आ गया कि उसका सेनापति और सैनिक पीछे रह गए और आगे जाते जाते वो जो हरिन है वो भी वहां से गायब हो गया, वो दिखाई नहीं दिया। तो बाद में ऐसा हो गया कि उसको ध्यान में नहीं आया कि अरे मैं बहुत आगे तो निकल गया हूं और मुझे अभी बहुत प्यास भी लगी है। तो प्यास लगी है, वो इधर उधर ढूंढने लगा कि पानी कहाँ मिलेगा। तो वहीं पे उसको एक लकड़हारा दिखाई दिया, वो लकड़ियां काट रहा था। वो उसके पास चला गया और उसको बात करने लगा कि अरे मुझे पानी की जरूरत है। तो वो लकड़हारे ने उनको पानी दिया। पानी देने के बाद उसने पूछा कि अरे मैं रास्ता भटक गया हूं, तुम रास्ता भी बताओ, मुझे बाहर जाना है, मैं राजा हूं यहाँ का। तो वो बोलता है नमस्ते महाराज जी, ये यहाँ से जाना है। वो पानी भी देता है और रास्ता भी बता देता है। ये करने के बाद राजा बोलता है कि कितना अच्छा लकड़हारा है, उसको उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड आ जाता है और वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूं मगर अभी यहाँ पे मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो कि जब तुम गांव में आ जाओगे तो मुझे मिलने को आओ, मैं तुमको बहुत बड़ा बख्शिश दूंगा। वो लकड़हारा हाँ बोल देता है। राजा वापस आ जाता है, वो अपने घर पहुंच जाता है राजवाड़ा में। जब लकड़हारा घर में जाता है वापस, तो वो पत्नी से बात करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और राजा ने मुझे बुलाया है। तो पत्नी को लगता है कि अरे हम तो दरिद्री है, बहुत हमें तकलीफ है, तो हम राजा के पास जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो उस हिसाब से वो पत्नी उसको बोलती है कि आप कल ही निकल जाओ राजा के पास और राजा से मिल के आओ। लकड़हारा बोलता है ठीक है। दूसरे दिन वो सुबह निकल जाता है, राजवाड़े के बाहर पहुंच जाता है। वहां पे सैनिक उसको टोकते हैं, बोलते हैं किस लिए आए हो, क्यों आए हो, कौन हो। वो बता देता है ये स्टोरी कि ऐसा ऐसा कल राजा साहब ने मुझे बुलाया था वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है कि सैनिक बोलते हैं कि अरे कुछ हमें राजा साहब को नहीं तुमको मिलना है, निकल जाओ। मगर वो बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है हम राजा से पूछ के आ जाते हैं। राजा से पूछने के बाद राजा बोलता है कि चलो भेज दो उसको। वो अंदर आने के बाद राजा को अच्छा लगता है कि वो पहुंचा है और उसको लगता है कि उसको एज ए ग्रेटिट्यूड कुछ तो देना चाहिए। तो वो सोचता है कि अपने पास एक चंदन का बगीचा है, वो उसको दे दूं। तो राजा उसको बोल देता है कि ये चंदन का बगीचा है, ये बगीचा तुम ले लो। तो वो बगीचा उसको मिल जाता है और वो जाता है देखने को बगीचा। उसको लगता है कि अरे बगीचा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ है, तो मुझे जंगल में जाके वो लकड़ियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ही मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो वहां पे लकड़ियां तोड़ता है, उसका इस्तेमाल चालू कर देता है। कुछ दिन बाद राजा को फिर शिकार पे जाने की इच्छा होती है और उसी दिन उसके ध्यान में आता है अरे वो लकड़हारे को हमने वो दिया था बगीचा, तो क्या किया है उसने, चलो देख के आते हैं। तो राजा जी वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंच जाने के बाद उनके ध्यान में आता है कि सब जहाज टूट गए हैं। तो उसको लगता है अरे इतने क्यों टूटे हैं, क्या हुआ है, और बहुत 8-10 ही बचे हैं, तो इतने कम क्यों बचे हैं। वो आगे जाके देखता है तो वहां पे बहुत कोयला दिखाई देता है। तो वो लकड़हारे को बुला लेता है और लकड़हारे को बुलाने के बाद उसके ध्यान में वो उसको पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि महाराज जी मुझे बहुत जंगल में जाके बड़े बड़े पेड़ ढूंढने पड़ते थे, यहाँ पे कोई बहुत सब है तो मैं यहाँ पे ही काट देता हूँ, उसको कोयला बना देता हूँ जाल के और वो मार्केट में बेच देता हूँ। मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू, आपने मुझे ये बगीचा दे दिया। राजा को लगता है अरे ये क्या हो गया। तो वो बोलता है चलो, वहां पे एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा पड़ता है, तो वो बोलता है कि जाओ ये मार्केट में जाके बेच के आओ। तो वो लकड़हारा मार्केट में चला जाता है। मार्केट में चला जाने के बाद
उसको वहां पे ध्यान में आ जाता है कि अरे इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा है, वो जो कोयला बेचता था उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो वो शर्मिंदा होता है, वापस आ जाता है, राजा को बोलता है, राजा जी मुझे माफ करो, मेरे ध्यान में नहीं आया। और समझ के चलिए दोस्तों कि ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी है। ये स्टोरी को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पे कि ये जो बगीचा है ये हमारा शरीर है, और ये जो झाड़ है, ये जो सब पेड़ है, ये हमारे सांसें हैं। हम भी वही करते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी कीमत हमें नहीं है। ये बगीचा की कीमत जैसे उसको नहीं थी, वैसे ही हमें हमारे शरीर की कीमत नहीं है। और हमारी जो सांसें है वो सांसें हम ऐसे ही गवा रहे हैं। बहुत थोड़ी सांसें रहने के बाद हमारे ध्यान में आ जाता है कि अरे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ के लिए आज आप यहाँ पे आ रहे हैं, 44 की क्वांटिटी में आप है और पेशेंसली मुझे सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को आज बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अरे डायबिटीज मुझे ही क्यों हुआ। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि किसको किसको डायबिटीज है और किसके फैमिली मेंबर्स को है। ये अगर बताएंगे तो और इंटरैक्टिव सेशन होगा। प्रशांत जी बोल रहे हैं, प्रयुष जी ने बोला बिल्कुल सही कहा आपने, वीरेंद्र जी ने बोला मुझे भी है डायबिटीज। तो दोस्तों, आपको ही है ऐसा नहीं है। अमोल राजपूत, मुझे भी है। सचिन जी बोल रहे हैं आई डोंट हैव बट माय पेरेंट्स हैव। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सचिन जी कि आपको नहीं है फिर भी आप यहाँ पे पहुंचे। तो आपको आपके पेरेंट के लिए कुछ तो अच्छा करना है, ये तो है आपके दिमाग में। और मुझे ना हो आगे चल के, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आप सीखने के लिए तैयार हो गए। रियली हैट्स ऑफ यू। मुझे भी सह सचिव बात कर रहे हैं, सुनील कुमार जी बोल रहे हैं मुझे भी है। तो सिर्फ आपको ही है ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, कुछ पॉलिटिशियंस है, कुछ क्रिकेटर्स है, इनको भी है। तो जिंदगी में मुझे ही अकेले को क्यों हुआ, ये कोसते बैठना छोड़ दीजिएगा। ये लाइफस्टाइल डिसीज है, तो हमारी लाइफस्टाइल कुछ तो गलत हो गई है, इस वजह से ये है। तो हमें ये बदल सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। डायबिटीज यानी कि एक्चुअल में है क्या दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं उसका शक्कर में रूपांतर हो जाता है, और वो शक्कर हमारे ब्लड में घूमती रहती है। वो एक प्रकार का अनाज ही है, वो हमारे हर टिश्यू में अंदर जानी चाहिए। मगर हर टिश्यू के जो वॉल है उसको एक चाबी रहती है, वो चाबी खोले बिना वो शक्कर अंदर नहीं जाती। यानी कि मान के चलिए एक घर है, घर का दरवाजा बंद है तो घर में अंदर कोई नहीं जा पाएगा। वैसे ही ये जो हर टिश्यू है उसके अंदर, हर पेशी के अंदर शक्कर जानी चाहिए, क्योंकि वो उनका अनाज है। मगर वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो इंसुलिन नाम की चाबी है वो गुम हो गई है। हर एक के पास भगवान ने इंसुलिन की चाबी दी है, मगर कुछ लोगों को कम चाबी मिल रही है। इस वजह से उनको ब्लड में ही शुगर घूमती रहती है, और जब हम चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि हमें डायबिटीज हो गया है। ये डायबिटीज हो गया है तो इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ये है कि हमेशा पेशाब को बहुत बार जाना पड़ रहा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, थके हुए लगते हैं, जो जख्म होती है वो जल्दी से भर के नहीं आती है। लेडीज को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, जेंट्स को सेक्स डिजायर कम हो जाती है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है। फैमिली मेंबर्स में डायबिटीज होता है, पेट का घेरा उनके हाइट के आधा होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए हमारी हाइट अगर 180 है तो पेट का घेरा 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, मगर उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 110, 120।
तो मान के चलिए आपको अभी डायबिटीज नहीं है तो फिर भी वापस होने वाला है। पाँव को गुनगुनापन आए, जो आंख है दिखने में धुंधला दिखने लगे, ये सब लक्षण आपको डायबिटीज होने के हैं या है इसके है। डायबिटीज को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है या डायबिटीज को घबराते लोग क्यों है? इसका मेन रीजन ये है कि डायबिटीज से बॉडी के 5 अच्छे जो महत्वपूर्ण अवयव है उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंच जाती है। उसमें से सर, दिमाग, जो अर्धांग वायु का झटका आता है वो आने का चांसेस दुगना है अगर डायबिटीज है तो। हार्ट अटैक आने का चांसेस 4 टाइम्स ज्यादा है। जितने आंख जन्म से अंधे होते लोग, उससे दुगने लोग डायबिटीज से अंधे हो जाते हैं। किडनी फेल्योर का परसेंटेज 17 टाइम्स ज्यादा है। और पाव जितने एक्सीडेंट से कट नहीं होते, उससे दुगने पाव कटते हैं डायबिटीज से। तो दोस्तों, इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मगर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल है तो नॉर्मल पर्सन का जैसा नॉर्मल पर्सन का जैसा लाइफ है वैसा ही आपका भी लाइफ बनेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे क्या करना चाहिए अगर डायबिटीज है तो हर साल में एक बार आंखें चेक करनी चाहिए, पाव हर महीने में चेक करने चाहिए, ब्लड प्रेशर हर महीने में चेक करना चाहिए, वजन हर महीने में चेक करना चाहिए, शुगर चेकअप हर महीने में करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2-2, 4-4, 6-6 महीने हमारा चेकअप ही नहीं करते, तो वो गलत है। मैंने अभी बताया कि जितने एक्सीडेंट से पाव कटते हैं उससे ज्यादा दुगने पाव कटते हैं वो डायबिटीज से कटते हैं। तो इसके लिए पाव की बहुत अच्छी तरह से निगाह रखनी चाहिए। पाव को मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, कहीं जख्म है नहीं है वो देखना चाहिए। हम हर रोज हमारा चेहरा आईने में देखते हैं, वैसे ही पाव को भी आईने में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे नीचे के तलवे को कहाँ पे कुछ हुआ है क्या वो ध्यान में जल्दी आएगा तो अच्छा रहेगा। शूज ही पहनने चाहिए या सैंडल पहनने चाहिए जिसको अंगूठा नहीं है, ऐसे सैंडल। बेयर फुट नहीं चलना चाहिए। और जब हम शूज पहने तो शूज के अंदर पहले हाथ डालना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में हमें न्यूरोपैथी तैयार हो जाती है। न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि हमारी नसें कमजोर हो जाती है, तो हमारे ध्यान में नहीं आता है कि कुछ भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो पता नहीं चलता है। भगवान ने हमको सबसे अच्छी जो देनगी दी है वो है दर्द। हमें दर्द हुआ तो ही पता चलता है कि हम बीमार हैं, हमें दर्द हुआ है तो ही हमें पता चलता है कि हमें जख्म हुई है। अगर ये नहीं पता चला तो जख्म बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। सॉक्स भी बहुत ज्यादा इलास्टिक टाइट वाले नहीं पहनने चाहिए। डायबिटीज के लिए अच्छा आहार लेना चाहिए, अच्छा व्यायाम करना चाहिए, इंसुलिन लेना चाहिए, टैबलेट्स लेने चाहिए। और शक्कर का प्रमाण जो है वो फास्टिंग जो है वो 80 to 120 चाहिए, और फूड लेने के बाद का 120 to 160 होना चाहिए। दोस्तों, ये स्लाइड आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, आपके फैमिली मेंबर को भी देनी है। जिसके फैमिली में डायबिटीज है उनको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जैसे शक्कर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, वैसे बहुत कम भी अच्छी नहीं। अगर शक्कर बहुत कम हो जाती है तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हाइपोग्लाइसेमिया आया है, शक्कर बहुत कम हुए, ये कैसे पहचान में आए? अगर शक्कर 60 के नीचे आ गई, 60 के नीचे आ गई है, तो आपको ये लक्षण दिखना चालू हो जाएंगे। इतना पसीना आएगा कि कपड़े उतार के अगर आप उसको निचोड़ देंगे तो बूंद बूंद नीचे गिरेगी, तो समझ जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। रास्ते में भी ऐसा किसी को हो गया है तो ध्यान में रखिए कि ये हो गया है उसको। आंख दिखने में धुंधला दिखने लगे, बहुत भूख लगने लगे, थकावट आ गई है, सर चकराने लगा है, चक्कर आ रही है, और सबसे जरूरी ये कि आप वो आदमी को पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है,
तो उसको पता चलता है कि आप कुछ ना कुछ तो पूछ रहे हैं, मगर क्या पूछ रहे हैं वो नहीं उसके ध्यान में आता है, वो सिर्फ ऐसे करता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी शक्कर बहुत कम हो गई है। हाइपरग्लाइसीमिया, शक्कर बहुत ज्यादा हो गई तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। उसका मूत्र का विसर्जन बढ़ जाता है, बहुत भूख लगती है, बहुत पानी पीने की इच्छा होती है, धुंधलापन आ जाता है, जी मचलता है, ये सब लक्षण उसके हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको टैबलेट अच्छी लगती है या इंसुलिन अच्छी लगती है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जिनको जिनको डायबिटीज है वो मुझे बताइए प्लीज। क्या अच्छा लगता है, टैबलेट या इंसुलिन? और मेरे लिए क्या अच्छा है? कमल जी बोल रहे हैं कि बोथ आर नॉट गुड। सुमन कुलकर्णी जी बोल रहे हैं दोनों नहीं। देखो, आपको अगर दोनों नहीं चाहिए तो भी बहुत अच्छी बात है। आज के सेशन में आपको वो भी पता चल जाएगा, नेचुरल थिंग्स। सुनील कुमार जी बोल रहे हैं नेचुरल थिंग्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो ऑफिस से घर को आ रहा था, और घर को आ रहा था तो बीच में उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर का हड्डी टूट गया। अभी पैर का हड्डी टूट गया तो हमने क्या किया कि उसको हड्डी के डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया और हड्डी अच्छी तरह से बिठा दी। 2-3 हफ्ते बाद वो अच्छी से चलने लगा। दोस्तों, मुझे ये पूछना है आपको कि वो पहले जैसे चल सकेगा क्या? आप चैट बॉक्स में बताइए कि वो पहले जैसे चल सकेगा क्या? प्रेष जी बोल रहे हैं नहीं, प्रशांत जी बोल रहे हैं नहीं, वसीम जी बोल रहे हैं नहीं। सही, आप वही सही बोल रहे हैं। दोस्तों, वो वापस वैसे चल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है? जो हमने पैर अच्छी तरह से बिठाया है, वो किसने बिठाया है? मान के चलिए ये हमने ह्यूमन बीइंग ने बिठाया है, डॉक्टर ने बिठाया है, आदमी ने बिठाया है। और जो पहला पैर था वो किसने बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? दोस्तों, किसने बनाया था? मुझे लगता है वो भगवान ने बनाया था, या सुपर इम्पोज पावर। प्रयुष जी ने बोला गॉड, ये भगवान ने बनाया था। करेक्ट। तो ये अगर भगवान ने बनाया था तो भगवान अच्छा बना सकता है या आदमी? ऑब्वियसली भगवान। अगर भगवान बना सकता है अच्छा, तो मुझे ये पूछना है आपको, सब बोल रहे हैं भगवान, तो मुझे ये पूछना है कि अभी देखिए कि टैबलेट्स किसने बनाई? टैबलेट्स आदमियों ने बनाई, ह्यूमन बीइंग ने। इंसुलिन जिसके पास, जिसको हम ऊपर से इंसुलिन नहीं दे रहे, मगर जिसको डायबिटीज नहीं है, उसके बॉडी में इंसुलिन किसने बनाया? ऑब्वियसली गॉड ने, सुपर इम्पोज पावर। तो अभी बोलिए मुझे कि भगवान ने बनाया हुआ अच्छा है या आदमी ने बनाया हुआ अच्छा है? ऑब्वियसली भगवान ने बनाया। आप देख लीजिए, इंसुलिन जो है, जो अभी बोतल में आता है, तो उस पे भी लिखा है ह्यूमन इंसुलिन। जो भी फॉर्मुलेशन हमारे बॉडी में इंसुलिन का है, वही केमिकल कंपोजिशन, वही उसका चेन जो है, वही चेन हमारे बाहर बोतल में है, उसमें आता है। तो देखिए, अगर किसी डॉक्टर ने अगर आपको बोला कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए सही, आपका डाइट अच्छी तरह से कंट्रोल आने तक तो आपको इंसुलिन को ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंसुलिन को प्रेफर करेंगे तो आप डायबिटीज जल्दी रिवर्स कर सकेंगे, क्योंकि टैबलेट से आपके बीटा सेल जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इंसुलिन से आपके बीटा सेल को थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, उनको विश्रांति मिल जाती है, और उनकी क्वालिटी
बढ़ जाती है तो वो इंसुलिन फिर वापस सिक्रीट करना चालू कर देती है। तो इंसुलिन लेना बहुत अच्छी बात है। आपके दिल में फियर रहेगा कि इंसुलिन इंजेक्शन हर सुबह शाम को लेना बहुत तकलीफ दे है, मगर दोस्तों अभी इंसुलिन बहुत मॉडर्न हो गया है। उसका जो निडल आता है वो इतना थिन है, 32 गेज का है, जो आपको गोली निकलते टाइम जो घसे में गोली लगती है उसको जितना दर्द होता है उतना ही दर्द इंजेक्शन से होता है। तो आपको इंसुलिन को ना नहीं बोलना चाहिए। इंसुलिन कहाँ रखना चाहिए? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए, फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए, फ्रीज के नीचे डालना चाहिए। जहां पे गर्माहट है वहां पे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अभी यहां से जिन जिन को इच्छा है कि मुझे डायबिटीज के लिए गोली भी नहीं चाहिए और इंसुलिन भी नहीं चाहिए, वो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। देखो भगवान ऊपर से देख रहा है और भगवान तथास्तु बोलने वाला है। तो किसको किसको टैबलेट भी नहीं चाहिए और इंसुलिन भी नहीं चाहिए, इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। धनेश जी बोल रहे हैं मुझे, प्रशांत जी बोल रहे हैं मुझे, सचिन जी बोल रहे हैं मुझे, शाकिर जी बोल रहे हैं मुझे। अरे सबको चाहिए, सही ना? कोमल जी बोल रहे हैं फॉर माय डॉटर। तो अगर हमें सबको वो चाहिए तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। ये जो ट्रायंगल है उसको ध्यान दीजिए। ये जो ट्रायंगल है वहां पे क्या क्या बताया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़िए बाद में। इसको मैं आगे की स्लाइड में बताने ही वाला हूं। सबसे थंब रूल बहुत अच्छा ये है कि आपको अगर इंसुलिन या टैबलेट कम करनी है या उसको बंद करना है, इसके लिए ये डाइट पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा। आपका डाइट ही आपका डायबिटीज 60% कम करने वाला है, आपका एक्सरसाइज 30% और आपका माइंडसेट 10% काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम अगर एक रोटी ले रहे फुल्का, तो वो फुल्के के साथ हमें 3 कटोरी सब्जी लेनी है। 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 कटोरी फ्रूट या फ्रूटी वेजिटेबल। फ्रूट या फ्रूटी वेजिटेबल में ओनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, गवार है, ब्रिंजल है, बिटर रूट है, ये सब जो भी है वो फल फ्रूटी वेजिटेबल है। और 1 कटोरी दाल या स्प्राउट्स। हमें 1 रोटी लेने के बाद ये 3 कटोरी लेनी ही है। उसके बाद अगर हमें दूसरी रोटी लेनी है तो मैं नहीं रोक रहा हूं आपको, मगर हमें वापस 3 कटोरी सब्जी लेनी है। वैसे ही हम जो पूर्ण धान्य बोल रहे हैं इसको बोलते कार्बोहाइड्रेट। ये क्या क्या है? गेहूं, चावल, ज्वार, मकई, ये चारों भी पूर्ण धान्य कार्बोहाइड्रेट है। तो उनके साथ ये तीनों कटोरी चाहिए ही चाहिए। अभी ध्यान में रखिए कि मुझे ये बताइए कि आपको अगर आप पोहा खा रहे हैं तो पोहा किससे बना है? पोहा किससे बना है दोस्तों? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, पोहा किससे बना है? पोहा राइस से बना है, करेक्ट। वैसे ही उपमा किससे बना है? उपमा किससे बना है? गेहूं से। तो वीट से ऋषभ जी ने बताया, मेघा जी ने बताया गेहूं जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ ये 3 कटोरी लेनी ही है। अभी आप बोलेंगे कि पोहा के साथ ये कैसे लेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि पोहा के साथ अगर आपको ये लेना है तो 1 फ्रूट ले लो, 1 कटोरी फ्रूट, 1 कटोरी पोहा, 1 कटोरी दाल सांबर यानी की, और 1 कटोरी पालक का जूस ले लीजिए।
या करेले या कोथिंबीर का ले लीजिए, कड़ी पत्ता का ले लीजिए, तो ये आप ले सकते हैं। अभी आगे और एक स्टेप जा रहे हैं हम दोस्तों, और जो स्टेप ये है कि हम दूध पिए या ना पिए। तो हमें दूध बहुत कम लेना चाहिए, चाय नहीं लेनी चाहिए, शक्कर और गुड़ बिल्कुल बंद करना चाहिए। आपको मैं मीठा खाने को बोल रहा हूं, मीठा खाना है, मगर शक्कर और गुड़ से बनाया हुआ कुछ भी मीठा आप नहीं खा सकते, नहीं खाना है। आप दूध कम ले लीजिए, बहुत बंद कर दीजिए। अगर आपको दूध लेना ही है तो A2 टोन का ही दूध ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुलवाड़ी जैसे टाउन प्लेस पे रहता हूँ, तो मेरे पास पेशेंट बहुत आते हैं, तो मैं पेशेंट को पूछता हूँ कि अभी उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये भैंस या जो जर्सी गाय है उनकी लाइफ साइकिल क्या रहती है। तो अभी देखिए दोस्तों कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट रह जाती है तो उसका ब्रेस्ट फीडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, मगर यहाँ पे जानवर के साथ भी वैसा होना चाहिए। मगर वो एक बच्चा पेट में है, फिर भी वो मिल्क दे रही है। इसका मतलब ये है कि उसको ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन दोनों इंजेक्शन चढ़ाए जाते हैं, इस वजह से वो दोनों कर सकती है। तो ये जो हो रहा है वो उसकी वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन हमारे मिल्क में आ जाता है, और हमारे मिल्क में वो आ जाता है तो हमारे बॉडी के इंसुलिन को लगता है कि इंसुलिन आ गया है, तो वो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देते हैं। तो हमें मिल्क बहुत कम करना है, A2 टोन मिल्क ले सकते हैं। दूसरी चीज है ऑयल। बहुत बार ऑयल नहीं लेना है, जीरो ऑयल ऐसा बताया जाता है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें ऑयल लेना चाहिए क्योंकि लुब्रिकेशन की जरूरत है। अगर हमने ऑयल कम कर दिया तो ड्राइनेस बहुत बढ़ जाता है। तो हमें ऑयल बंद नहीं करना चाहिए, हमें ऑयल लेना चाहिए, मगर वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए। अगर वो कोल्ड प्रेस ऑयल रहेगा तो उसमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा रहेगा, तो हमारे बॉडी में के जो अंदर के आर्टरीज है, वेन्स है, उनको ब्लॉकेज बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, और फ्लेक्सिबल रहेंगे तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम के वो जो ब्लॉकेज आ जाता है, वो ब्लॉकेज आना बंद हो जाएगा। तो हमें ऑयल लेना है, मगर वो कोल्ड प्रेस होना चाहिए। कोल्ड प्रेस ऑयल जो रहता है उसमें ओमेगा 3 की जगह ओमेगा 6 ज्यादा आता है। उसके बाद हमें सब फ्रूट्स लेने हैं, जो भी फ्रूट है वो। दोस्तों यहाँ पे मुझे बताइए कि आम किसको किसको पसंद है। A2 टोन मिल्क का मतलब ये है कि देसी गाय का दूध। मुझे बताइए दोस्तों। सचिन जी बोल रहे हैं मुझे, कमल जी बोल रहे हैं मुझे, टीना जी बोल रहे हैं मी नॉट, अभय जी बोल रहे हैं मुझे। दोस्तों आप आम भी खा सकते हैं, मगर आपको अगर आम खाना है तो ये ध्यान रखिए कि उसका जूस बना के नहीं खाना है। आपको जस्ट आम जो चूस के खाते हैं ना, वो खाना है, और ज्यादा से ज्यादा देसी आम खाना है। इंडिया में 95% जाति है जो आम की है, और उसमें से 90 जाति जो है उनमें से शक्कर इतनी ज्यादा नहीं आती है। तो आप सब आम देसी आम रहेंगे तो बिल्कुल खाइए, दिन में एक आम, एक से ज्यादा नहीं। सब मीठा खाइए। जो केसर हापूस है और जो हापूस अंबा है, वहां पे सिर्फ कम खाना चाहिए, बहुत ही कम, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मीठा रहता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, तो वो कम खाना चाहिए। तो वो ध्यान देना चाहिए। उसके बाद
चपाती जो मैंने अभी बताई वो तो है, कम खाना है। इस वजह से ही अगर आप वो ले रहे हैं तो 3 कटोरी सब्जी लेनी है। वही चीज आपको ब्रेड बिस्किट पाव के बारे में भी सोचना है। अगर आपको ब्रेड बिस्किट पाव खाना है तो ये ध्यान दीजिए कि आपको ब्रेड बिस्किट पाव के साथ फिर वापस 3 कटोरी सब्जी खानी है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है, वो गेहूं से बना है, और वो भी महीने में 1 बार 2 बार ठीक है। बहुत ज्यादा बिस्किट या ब्रेड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें एलॉक्सिन नाम का केमिकल रहता है। यहाँ पे सबको क्रिस्पी बिस्किट ही पसंद है। अगर हमें क्रिस्पी बिस्किट पसंद है तो हमें क्रिस्पी बिस्किट के लिए वही लगता है, एलॉक्सिन केमिकल। और वो एलॉक्सिन केमिकल का ऐसा रिसर्च बोलता है कि अगर हम एलॉक्सिन केमिकल अगर दे देते एक आध रैट को तो उसको जिंदगी भर के लिए डायबिटीज होगा। तो दोस्तों सोचो कि हम हर रोज अगर एलॉक्सिन ले रहे हैं तो हमारा डायबिटीज कब खत्म होगा? कभी नहीं। नॉनवेज बहुत कम लेना चाहिए, और एक्सरसाइज हर रोज 40 to 50 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा कैसे। दोस्तों मैंने सेशन के शुरुआत में ही आपको बताया था कि आपको मैंगो खाने के लिए मैं तैयार कर दूंगा, और वहां पे मैंने ये भी पूछा था आपको कि आप एक समोसा खाएंगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा। तो देखिए, हम अगर एक समोसा खाते हैं दोस्तों तो 369 कैलोरीज आ जाती है एक समोसे में। वही चीज देखिए, श्रीखंड खाते हैं तो 465 कैलोरीज आती है। तो हमारे एक टाइम का जो खाना रहता है वो उतना रहता है। यानी कि अगर हमें खाना खाना है तो 1 कटोरी अगर हम श्रीखंड खा रहे हैं तो उसके साथ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उतना कैलोरी हमारे पास उससे ही आता है। तो फिर उसके साथ अगर हम रोटी लेंगे, उसके साथ हम सब्जी लेंगे, तो हमारा कैलोरीज बढ़ जाएगा जो इनटेक होगा। और मैंने वो बताया था कि अगर आप एक समोसा लेते हैं तो आपको 3 घंटे चलना पड़ेगा दोस्तों। 3 घंटे। एक समोसा आपको पचाने के लिए 3 घंटे चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये चार्ट दिखाया है 97 कैलोरीज चलने के बाद, साइकिल चलाने के बाद 122 कैलोरीज, एरोबिक्स के बाद 256 कैलोरीज 1 घंटे में 30 मिनट में आ जाती है। स्विमिंग, घर का काम, ऐसा सब चीजें है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कि जो भी मीठा खा रहे, मैंने तो पहले ही बताया है आपको सब मीठा खाना है, सिर्फ शक्कर और गुड़ नहीं। तो आपको पूरन पूली भी खानी है तो खा सकते हैं, मगर वो कैसे खानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको मेडिसिन फ्री डायबिटीज की तरफ अगर जाना है, झुकना है, तो मैंने जो ये दो स्लाइड्स बताई थी, ये ध्यान में रखिए। ये एक स्लाइड और ये एक स्लाइड, यही आपका बेस है। ये अगर आपका डाइट ऐसा रहेगा तो आपका डायबिटीज 100% कंट्रोल में रहेगा। संतुलित आहार यही है, परिपूर्ण व्यायाम जो मैं अभी बताने वाला हूं, और उत्साही मन। व्यायाम के 3 प्रकार हैं, एक हार्ट का एक्सरसाइज, दूसरा मसल का एक्सरसाइज, और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सरसाइज। दोस्तों चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि हार्ट का एक्सरसाइज कहाँ कहाँ होता है। हार्ट का एक्सरसाइज वॉकिंग रनिंग से होता है, स्विमिंग से होता है, और साइकिलिंग से होता है। मसल का एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग से होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी का एक्सरसाइज योगा से होता है और स्ट्रेचनिंग से होता है। तो हमें हर रोज 20 मिनट कम से कम वॉक रन करना चाहिए कार्डियक के लिए, 20 मिनट मसल के लिए करने चाहिए, और 20 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करने चाहिए,
और 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सब के लिए इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि 3.5 घंटे करने हैं, मगर आपको 3.5 घंटे नहीं है तो 1 घंटा तो निकालना पड़ेगा। तो ये 1 घंटा हो सकता है। फिर भी अगर आपको उसमें भी कुछ काट छाट करनी है तो मैं बोलूंगा एक दिन आप ये रनिंग वॉकिंग कीजिए, एक दिन आप मसल के लिए दे दीजिए, एक दिन आप योगा के लिए दे दीजिए, फिर वापस वही से शुरुआत कीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो ये एक चीज आप कर सकते हैं। आहार के बारे में मैंने वही बताया था कि आपको 1 रोटी के साथ 3 कटोरी खानी है। अगर आपको रोटी के साथ ये नहीं जा रहा है तो आप स्प्राउट भेल बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, ये सब चीजें आप बना सकते हैं। उसके साथ भी आप एक चीज कर सकते हैं। आपकी दादी बहुत ज्यादा क्या बनाती थी, थालपीठ बनाती थी, सब दाल मिक्स करके जो बनाती थी वो। उसके बाद ये भी आप कोथिंबीर वड़ी बनाते थे, बहुत सी चीजें थी कि जो आप बना सकते थे। तो वो मिक्स जो आती है दाल के साथ बनाई हुई, तो वो आप बना सकते हैं। एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन फूड क्या है और एसिडिक फूड क्या है? जिसका पीएच 7 से ऊपर है उसको अल्कलाइन बोलते हैं, जिसका पीएच 7 से नीचे है उसको एसिडिक बोलते हैं। उसमें जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है, अल्कोहल है, वो सब एसिडिक है। जो रेडीमेड जो बनाया हुआ है वो सब एसिडिक है। नॉनवेज सब एसिडिक है। जो फ्रूट्स है, जो कच्चा भाजी पाला है, वो सब अल्कलाइन है। हमारे बॉडी का पीएच 7.4 रहता है। तो हमें 7.4 के लिए जाने के लिए जो भी हमने एसिडिक खाया है वो बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए हमारे बॉडी में मसल्स में या बोन्स में जो भी मिनरल्स है वो निकालने पड़ते हैं। तो हम अगर एसिडिक खाना खाएंगे तो हमारे बोन स्ट्रांग नहीं रहेंगे और हमारे बोन टूटेंगे, थोड़ा बहुत चलते टाइम भी गिरे तो टूट जाएंगे। तो अल्कलाइन वाटर और अल्कलाइन फूड लेना चाहिए। मेडिटेशन, मन स्वास्थ्य, मैंने आपको बताया था कि आपको 10% इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यहाँ पे मन स्वास्थ्य के लिए आपको 4 जो हैप्पीनेस हार्मोन है उस पे ध्यान देना चाहिए। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। ये हार्मोन के नाम आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको भूल जाए तो भी चलेगा, मगर ये पैदा कैसे कर सकते हैं इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजेशन है, ये मोर सेंसिटिव टू डाइट है। तो यहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन खाना खाएंगे तो सेरोटोनिन बढ़ेगा, नॉनवेज खाएंगे तो सेरोटोनिन कम होगा। डोपामिन ये रिवॉर्ड केमिकल है, ये कहाँ पे आता है तो प्लेजर में आता है, यानी कि आपको किसी ने अप्रिशिएट किया तो आपको डोपामिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। ऑक्सीटोसिन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सेक्स, चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन। आपको ध्यान है दोस्तों, जादू की छप्पी क्या करती है तो वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करती है। तो वो हमारे दोस्तों के साथ हर रोज आधा घंटा अगर बिताएंगे तो ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा आएगा। फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएंगे तो ऑक्सीटोसिन आएगा। एंडोर्फिन ये पेन किलर है, जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको एंडोर्फिन ज्यादा आ जाता है, तो उसको भी ध्यान में देना चाहिए। दोस्तों ये सब करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठता है। ये हाल एलराल्ड का एक बुक है, द मॉर्निंग मिरेकल। यहाँ पे वो बोलता है कि जो बहुत हाईली सक्सेसफुल पीपल है उनके 6 हैबिट्स है, और वो 6 हैबिट्स वो सुबह 8 बजे से पहले कर देते हैं। तो वो 6 हैबिट्स क्या है तो इसको ध्यान दीजिए। 6 हैबिट्स ये है, साइलेंस यानी मेडिटेशन। सुबह उठने के बाद 5 बजे उठेंगे, 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन कीजिए कि मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है। आप ये विजुअलाइज कीजिए कि मेरा डायबिटीज ठीक हो रहा है, मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, मेरा वजन कम हो रहा है। एफर्मेट कीजिए, उसको विजुअलाइज करने के बाद वो होने के बाद मैं कैसे वॉक करूंगा, मैं क्या क्या करूंगा, वो एफर्मेट कीजिए। उसके बाद 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए।
उसके बाद जो भी आप एफर्मेट कर रहे हैं, जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको लिख के रखिए, स्क्रबिंग। और वैसे ही मोटिवेशनल जो भी बुक्स है वो पढ़िए जो आपको हेल्थ कॉशियस बना देते हैं। तो ये 6 हैबिट्स मॉर्निंग मिरेकल बना देती है और आपका डायबिटीज पूरा 0 कर देगी। मेरे पास 100 पेशेंट है जिनका मैंने इंसुलिन बंद किया है, 50 पेशेंट है उनका जिनका टैबलेट बंद किया है। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है उनका डाइट और उनका थॉट प्रोसेस बदलने से। तो आपका भी बन सकता है, मगर आपको उसके लिए कंसंट्रेट करना चाहिए। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, एफर्मेशन करना है, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्रबिंग, ये पक्का कर दीजिए। आपका ये गोल आपके डायबिटीज के लिए कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल होगा। या आप आपके हेल्थ के लिए कर सकते हैं, फैमिली रिलेशन के लिए कर सकते हैं, पैसे के लिए कर सकते हैं, मेंटल पीस के लिए कर सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक है हेल्थ, तो हमें ये हेल्थ के लिए भी करना चाहिए। सराउंड यूर सेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप आपके जिंदगी में आपके बाजू के 5 लोगों का एवरेज बनने वाले हैं। तो अगर आपको शेर बनना है तो आपको शेरों के साथ रुकना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो सर्कस रहती है उसको बंद करने के लिए बता दिया। तो उनके पास जो शेर वगैरह थे उन्होंने उनको जंगल में छोड़ देने के लिए बता दिया। तो सर्कस के मालिक ने शेरों को जंगल में छोड़ दिया। तो जंगल में छोड़ देने के बाद वहां के जो जंगली शिकारी कुत्ते थे उन्होंने वो शेरों को मार के खा दिया। देखिए यहाँ पे ताकतवर कौन है दोस्तों? शेर है। मगर उसको आदत पड़ गई है भेड़ियों के साथ रहने की, कुत्तों के साथ रहने की, तो उसको शिकार का ताकत ही नहीं रहा, तो वो वैसा हो गया। अगर आप हर रोज सुबह उठेंगे और ग्राउंड पे चले जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करने वाले ही दोस्त मिलेंगे। और अगर आपको एक्सरसाइज करने वाले दोस्त मिलेंगे तो आप एक्सरसाइज करने वाले दोस्तों के साथ रहेंगे तो बिल्कुल आप उनके जैसे ही बनने वाले हैं। तो अगर आपको पहले बार जाने में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि आज नहीं कल चालू करते, कल नहीं परसों चालू करते, तो मैं आपको वहां पे बोलूंगा आप काइजन टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। हर रोज सिर्फ उठ के जाके ग्राउंड पे बैठा कीजिए, कुछ मत कीजिए मगर जाके बैठिए। मुझे पैर दुखता है, मेरा हाथ दुखता है, मुझे नींद आती है, मुझे जो भी होता है, आप ग्राउंड पे जाके कीजिए। बस 8 दिन बाद आप एक्सरसाइज चालू कर देंगे। ये इवोल्यूशन हो रहा है। देखिए ऐसा इवोल्यूशन आपको चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें आपको ध्यान में आ गई दोस्तों, मगर ये पक्का ध्यान दीजिए कि हर जगह पे आपको आपका गुरु होना चाहिए। हेल्थ में आपका अपना गुरु चाहिए, फाइनेंस में आपका अपना गुरु चाहिए, सोशल लाइफ में आपका अपना गुरु चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप में आपका अपना गुरु चाहिए। आपका फैमिली डॉक्टर ही आपका गुरु है। मैंने आज जो भी बताया है वो उनके सलाह से ही आपको आगे कैरी करना है। तो उसके लिए एक वीडियो है जो किशन शर्मा जी है, वो फाइनेंस के बहुत बड़े दिग्गज है, उन्होंने बताया हुआ ये वीडियो है। ये हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया है, तो मैं आपको वो रन कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको आवाज नहीं आ रहा है क्या दोस्तों? अभी आ रहा है? एक मिनट, मैं
स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, वापस रन कर देता हूँ। दोस्तों, आपकी बहुत जनों के फेस दिख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अभी तक सबके फेस नहीं देखे थे, क्योंकि मैं वो जो देख रहा था उस पे मेरा कंसंट्रेशन था। थैंक यू। आपके चेहरे पे मुझे दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कोई आंकड़ा कम नीचे नहीं हुआ है। मैं वीडियो रन कर रहा हूं। 2 मिनट दोस्तों। मैं फिर एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। दोस्तों, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? चैट बॉक्स में बताइए मुझे। यस। ये आपको रिवाइज भी होगा। आपकी रिवीजन भी हो गई है। ये सब आपको करना है। समोसा खाते वक्त ध्यान देना है। एक्सरसाइज में 3 प्रकार के एक्सरसाइज करने हैं। आहार में क्या लेना है? अल्कलाइन फूड लेना है, मेडिटेशन करना है, हैप्पीनेस हार्मोन के लिए क्या करना चाहिए इस पे ध्यान देना है, मिरेकल मॉर्निंग का इस्तेमाल करना है, साइलेंस, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्रबिंग। आप के दोस्त चूज करने हैं अच्छे वाले। इवोल्यूशन ऐसे हो रहा है उसको ध्यान देना है। अभी ये मैं वीडियो फिर एक बार रन करता हूँ। अभी आवाज आ रहा है क्या दोस्तों? आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है सबको दोस्तों? ओके, मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूँ। वीडियो डायरेक्ट शेयर करता हूँ। एक सेकंड। काम करने वाला इंसान है। इंसान दोस्तों, अभी आ रहा है आवाज? भावनाओं से प्रभावित होता है। मैंने कहीं पढ़ा था जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हाँ। ये है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स ओपिनियन 8.19। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर्स जो डॉक्टर होते हैं, उनके जो मेंबर डॉक्टर्स हैं, उनको ये सलाह देती है, फिजिशियंस जनरली शुड नॉट ट्रीट देमसेल्व्स और मेंबर्स ऑफ देयर इमीडिएट फैमिलीज। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर डॉक्टरों को यह सलाह देता है कि वो स्वयं अपने पारिवारिक सदस्यों, निकटतम परिवार के सदस्यों का इलाज न करें। एक पिता अपने पुत्र की सर्जरी नहीं करता है, एक पुत्र अपने पिता की सर्जरी नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्या वो सर्जरी करना भूल जाता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जब आप कोई चीज खुद पे लागू करते हैं तो भावनाओं से उत्प्रेरित होते हैं, और जब भावनाएं आपके मन में आती है वो मन स्थिति को विचलित करती है, और जब मन स्थिति विचलित होती है तो फैसले गलत होने की संभावनाएं
बढ़ जाती है। तो एडवाइजर कौन होता है दोस्तों? एडवाइजर वो होता है जो हमें हमसे बचाता है। दुनिया एडवाइजर कौन होता है जो हमें हमसे बचाता है, ये ध्यान में लिख दीजिए के दोस्तों। महान कामयाब अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि निवेश में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप स्वयं हैं। जितना नुकसान आप स्वयं को पहुंचा सकते हैं, उतना नुकसान आपको कोई दूसरा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब दूसरा आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप प्रतिरोध करते हैं, पर जब आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो समझ में नहीं आता है। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वीडियो में क्या बताया है ये मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने ये बताया है कि हम हमारा नुकसान जितना कर सकते हैं उतना कोई हमारा नुकसान नहीं करता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा खुद का ट्रीटमेंट खुद नहीं लेना है, हमें हमारे डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लेना है। बहुत बार हम खुद ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हमारा इंसुलिन का डोज कम ज्यादा कर देते हैं, टैबलेट कम ज्यादा ले लेते हैं, आज हमने मीठा खा लिया है एक गोली और ज्यादा ले लेते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए और हमें डॉक्टर की सलाह से ही काम करना चाहिए, वही हमें सब चीजें बता सकता है। दोस्तों, मैं मेरे पिताजी के हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वो नवजीवन हॉस्पिटल है। मेरी वाइफ नवजीवन फिटनेस सेंटर चलाती है, वो डाइट के बारे में बहुत एनर्जाइज है और वो डाइट के लिए वर्कआउट करती है। आज जो भी मैंने आपको बताया है वो सब चीजें हमने घर में खुद फॉलो करके देखी है, अभी भी फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और दूसरों को बताते हैं। पहले खुद किया फिर दूसरों को बताया, ये तत्व हम बहुत भली भांति संभालते हैं। और नवजीवन वेल्थ कह के एक फाइनेंशियल फर्म है, वो पैशनेटली मैं करता हूँ, वहां पे मैं अलग से वर्क करता हूँ। मैंने हाल ही में एक फाइनेंस के लिए बुक भी लिखा है, उसका मैं ऑथर हूँ, एक बुक का ऑथर हूँ। ये रिकैप तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको किया है सब चीजें। आप हंसमुख रहिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है और जल्दी ठीक हो जाइए, यही मेरी आपको दुआ है। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सुनील कुमार जी ने हाथ उठाया है तो मैं उनको अनम्यूट करता हूं, उनको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। आपको खुद को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सुनील कुमार जी। सुमंत कुलकर्णी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट हो सकते हेलो। हैं। हाँ यस सर। हाँ, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ यस सुमन जी बोलिए सर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर आपका गाइडेंस के लिए। थैंक यू। मुझे एक सवाल पूछना था, जैसा आपने कहा कि स्प्राउट्स खाने चाहिए या बाकी के जो कुछ वेजिटेबल्स है, कैरेट्स वगैरह, जो सलाद है, वो कच्चा खाना अच्छा है या उसको एटलीस्ट बॉईल करना है या मिनिमम फ्राई करना अच्छा रहेगा? एक्चुअल वो कच्चा खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें से जो एनर्जी लेवल है बहुत ज्यादा आ जाती है कम क्वांटिटी में। मगर अभी इस सीजन में बहुत केमिकल्स मारे जाते हैं या बहुत कीड़े वगैरह उसमें रहते हैं, ऐसा ये सब जो चीजें है, तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आपको उसको ओजोनाइज कर सकते। ये एक टेक्निक है, आपको ओजोनाइजेशन की मशीन मिल जाएगी। वो भी पॉसिबल नहीं तो बहुत अच्छा। आसान तरीका ये है कि आप हल्दी के पानी में उसको गुनगुना हल्दी का पानी ले लीजिए, उसको 10-15 मिनट रखिए और 10-15 मिनट बाद उसको निकालिए और उसको खाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रॉ इज द किंग, ओके। ये ध्यान रखिए। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ओके नेक्स्ट। किसको बात करनी है तो आप मुझे हैंड रेज कर सकते हैं या मैसेज डाल दीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। धनेश जी।
मैंने अनम्यूट किया है आपको। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। सर बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा ये हमारी लाइफ में। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि आपने इतना डिटेल में जो बताया है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ अच्छे कर यानी हो ही जाएगी उससे। हम लोग जो आज टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, अपना डाइट वक्त पे नहीं लेते हैं, खाना वक्त पे नहीं खाते, तो ये सब चीजों की वजह से हमारी डाइट अच्छी हो जाएगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सचिन जी। थैंक यू हर्षित जी, आपने काफी एक्सलेंट सेशन लिया है। इतना फर्स्ट टाइम मैंने तो सुना है। आपने जो बोला है कि 1:3 रेशियो लेना है, अभी तो पीपल लाइक मी जो बाहर रह रहे हैं अपने होम टाउन से या घर से, सब डिफिकल्ट होता है सब चीजें करने, हाउ टू मैनेज इट। लेकिन फिर मैं करता हूँ, वो सारा रॉ फूड खाता हूँ सुबह मॉर्निंग, वो सब करता हूँ। करेक्ट। तो वही चीज है कि आपको वहां पे आप घर में फ्रूट्स वगैरह ला के रख सकते हैं, या बाहर जाते हैं तो वहां पे फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए। अभी देखिए कि अगर हम होटल में जाते हैं तो हम क्या मंगाते हैं, उसको भी अगर हम हफ्ते में 2 दिन बाहर जाते हैं और होटल में जा रहे हैं तो आप एक हरी सब्जी ले लीजिए वहां से। यानी कि हरी सब्जी में आप पंजाबी भी लेंगे तो भी आप पालक पनीर ले सकते हैं, या पालक की सब्जी, उसको बोलिए पनीर मत डालो, सिर्फ पालक की सब्जी दे दो तो वो पालक की सब्जी दे देगा आपको। मेथी बेसन ले सकते हैं, तो मेथी बेसन की वजह से आपको वो दोनों चीजें मिल जाएगी। बेसन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, रोटी कम खानी है ये कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, जाते टाइम फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, तो ये ध्यान दे सकते हैं। या इडली सांबर हम ले रहे हैं तो 1 इडली लेंगे तो 2 कटोरी सांबर ले लीजिए वहां पे, 1 फ्रूट ले लीजिए वहां से, तो ऐसा ध्यान दे सकते हैं सर। इसका वीडियो शेयरिंग मिलेगा यूट्यूब पे, आप अपलोड करते अच्छा रहेगा ये सब। हाँ देखते हैं। थैंक यू। यस अमर जी, पनीर और मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड ही करने हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान देना अच्छा रहेगा। अक्षय जी थैंक यू। व्हाट स्टेज 1 कैन डिसाइड व्हेन टू स्टॉप द मेडिसिन्स। हाँ, ये अमर जी ने बताया, ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपके डॉक्टर की सलाह से आपको ये सब चीजें करनी है। मगर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी शुगर लेवल 140 के नीचे आ रही है तो धीरे धीरे आपकी टैबलेट आधी आधी कम करते जाना चाहिए, या आपका इंसुलिन जो डोज है वो कम करते जाना चाहिए। आपको डॉक्टर को ये बोलना चाहिए, आपके फैमिली डॉक्टर को, कि डॉक्टर साहब मुझे टैबलेट की जगह आप इंसुलिन पे चालू कीजिए। तो आपको अगर वो इंसुलिन पे चालू करेंगे तो आप जल्दी से झट से टैबलेट कम कर सकते हैं, इंसुलिन का डोज कम कर सकते हैं, क्योंकि 2 यूनिट कम करते करते आप बंद कर सकते हैं उसको। और किसी को कुछ पूछना है, आप क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते हैं। अभय मामा, मैंने आपको, अभय शाह जी आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ, दिन में कितने दफा खाना खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट, लंच, मिड डे मील और शाम को, ऐसा 4? एक्चुअल खाने का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि सुबह का खाना जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सिंह जैसा, यानी कि 2 दिन बाद में खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, इतना अच्छा खाना खाना चाहिए सुबह का। ब्रेकफास्ट करने की जगह मैं बोलता हूं कि आपको पूरा खाना ही खाना चाहिए सुबह। उसके बाद दोपहर को 12-1 बजे तक को एक खाना खाना चाहिए, शाम को 4-5 बजे एक फ्रूट, और फिर 6 बजे या 7 बजे तक खाना खा के रुकना चाहिए। 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, तो आप 12 घंटे तो फास्टिंग रह सकते हैं, तो उसकी वजह से बेनिफिट्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है?
I notice weight gain but lose in muscle. आपको टाइप 1 डायबिटीज है क्या सर? अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो ऐसा होता है, तो उसके लिए ही आपको मसल एक्सरसाइज थोड़ी करनी चाहिए. मसल एक्सरसाइज किए बिना ये वर्क नहीं होगा. आप एक बार आपके HbA1c चेक कर दीजिए अक्षय जी. इज पोर्टेबल शुगर चेक डिवाइस इज गुड? मैं इसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछता हूं. अमर जी, आप अगर अनम्यूट हो सकते हैं तो अनम्यूट हो जाइएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछने में मुझे आसानी जाएगी. आपके पास मोबाइल है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है. तो अभी मुझे ये पूछना है कि मोबाइल नहीं था, आपके पास मोबाइल नहीं होता तब आप क्या यूज करते थे? ओके अमर जी, कोई बात नहीं. आपके पास मोबाइल नहीं होता तो आप क्या यूज करते? तो टेलीफोन यूज करते थे. टेलीफोन नहीं था तब आप क्या करते थे? लेटर भेज देते थे. लेटर नहीं था तब क्या करते थे? हम वो पंछी को बांध के भेज देते थे. तो ये जो मिलने जाते थे, मिलने नहीं जा सकते थे तो आप पंछी उड़ाते थे. तो कल से हमें पंछी उड़ाने के लिए उड़ाना चाहिए अगर किसी को मैसेज देना है तो. आपको क्या लगता है, ये सही तरीका रहेगा? नहीं. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, अभी इतना एडवांस हो गया है कि 1 सेकंड में मैंने फोन उठाया और दूसरे को मैसेज पहुंच गया, तो ये पंछी उड़ाने का काम क्या करना है? लोग हंसेंगे. तो वही चीज है मेडिकल साइंस में भी, जो एडवांसेस आ रहे हैं तो उसके तरफ झुकना चाहिए हमें. तो मेडिकल एडवांसेस की तरफ अगर हमें झुकना है तो देखिए, अभी ये ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं शुगर. उसके आगे का एक डिवाइस है जो हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो हर सेकंड में वो हर 8-10 सेकंड में वो शुगर चेक कर देता है. 8-10 मिनट में भी शुगर चेक कर देता है. तो अगर वो 8-10 मिनट में शुगर चेक करता है तो पूरे दिन भर का वो ग्राफ बना के दे देता है कंप्यूटर पे. ये सबसे एडवांस टेक्निक है. उसके नीचे का एडवांस टेक्निक है, हम फिंगर टिप से जो ले लेते हैं वो मशीन, पोर्टेबल डिवाइस. उसके पहले जो था तो वो यहाँ से ब्लड लेते थे और वो खून चेक करके ले लेते थे. उसके पहले हम क्या करते थे कि यूरिन को गर्म कर देते थे और उसका कलर बदलता है, उससे शुगर चेक कर देते थे, उसका अंदाज ले लेते थे. उसके पहले ये स्टिक डाल देते थे 3+4+ यूरिन शुगर. उसके पहले हम वो एंड्स रहते हैं, वो एंड्स को डिब्बे में भर के रखते थे, ब्लैक एंड्स को, और जब हम पेशाब करते थे वो फर्शी पे, तो वो फर्शी पे उसको एंड्स को डाल देते थे. अगर एंड्स ने वो यूरिन को पकड़ लिया तो ऐसे समझते थे कि इसको शुगर चालू हो गई है. तो अभी कल से हम अगर एंड्स को लेके बैठेंगे तो आपको कैसे लगेगा अमर जी? आप बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है. तो वही चीज है कि अभी एडवांस टेक्निक है तो वो एडवांस टेक्निक के पास जाना चाहिए, उससे एक्यूरेसी बढ़ रही है. ओके, मुझे लगता है मैंने आपका आंसर दे दिया होगा. थैंक यू. थैंक यू सर अमर जी. आज का ये सेशन के लिए मैं डॉक्टर वृषाली मैडम को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि अरे सर मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए आप ये कर दीजिएगा. तो वो अभी अवेलेबल है. उनके फैमिली मेंबर कोई है क्या? उनको किसी को कुछ पूछना है क्या? क्योंकि उनके लिए मैंने ये सेशन रखा था, मगर बाद में मुझे लगा कि 2 लोगों के लिए भी यही मैं बताने वाला हूँ और 45-46 लोगों के लिए भी यही बताने वाला हूँ. तो मैंने 46 लोगों को इनवाइट कर दिया और मुझे बहुत अच्छा आनंद मिला कि सबको मैं ये नॉलेज दे पाया. थैंक यू. मुझे लगता है मैं सेशन यहाँ पे रुकाता हूँ. अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनली आप टच कर सकते हैं. थैंक यू दोस्तों.
मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू अमर जी, थैंक यू प्रशांत जी।